हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से बीएससी फिजिक्स की लेक्चर सीरीज़ में। हम यांत्रिकी पढ़ रहे थे और हमने पिछली क्लास में देखा था कि किस तरह हम गैलीलियन रूपांतरण में स्थिति रूपांतरण, फिर दो बिंदुओं के मध्य विस्थापन का रूपांतरण, और फिर उसके बाद हमने देखा था वेग का रूपांतरण, फिर उसके बाद हमने देखा था त्वरण का रूपांतरण। ठीक है, तो मैं उन तीनों को लिख देता हूँ। क्या क्या थे हमारे पास? पहला था हमारे पास स्थिति का। ठीक है, स्थिति क्या थी? आर डैश वेक्टर इजिकल्स टू आर माइनस वी टी। ठीक है, ये पहला स्थिति का। दूसरा हमारे पास विस्थापन दोनों सेम आए थे। ठीक है। तीसरा वेलोसिटी के लिए तो वी डैश बराबर था वी नोट माइनस वी। ठीक है। फोर्थ था हमारे पास ए डैश इज इक्वल्स टू ए के। ठीक है, तो ये चार समीकरण हमने देख ली थी कल। आज हम देखेंगे बल का रूपांतरण किस प्रकार होगा। बल के रूपांतरण के लिए हम इस समीकरण का यूज़ करेंगे। ठीक है, क्या है हमारे पास? ए डैश इज इक्वल्स टू ए, दोनों तरफ क्या कर देंगे? एम से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एम ए डैश इज इक्वल्स टू एम ए आ गया हमारे पास। ठीक है, और हम सभी जानते हैं कि एफ इज इक्वल्स टू क्या होता है? एम ए। ठीक है, तो यहाँ से एफ ए हो गया एफ डैश इज इक्वल्स टू एफ, यानी एस निर्देश तंत्र में जो बल रहेगा वही एस डैश निर्देश तंत्र में बल रहेगा, यानी बिंदु पर लगने वाले बलों में कोई फर्क नहीं आएगा। ये हो गया बल का रूपांतरण। ठीक है, नोट कर लीजिए। मैं हर वीडियो में बताना भूल जाता हूँ कि आप साथ के साथ नोट करते रहें, जिससे कि आपके प्रॉपर नोट्स बन जाए, और फिर जब रिवीजन करोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब कुछ सिद्धांत होते हैं जो कि दोनों निर्देश तंत्रों पर लागू होते हैं, अब चाहे वह एस निर्देश तंत्र हो या फिर एस डैश निर्देश तंत्र हो। जिनमें पहला सिद्धांत है संवेग संरक्षण सिद्धांत। इसमें माना कि एस निर्देश तंत्र में दो कण है जिनका प्रारंभिक वेग u1 और u2 है। अब इन दोनों की अगर टक्कर करवाएं तो टक्कर के बाद इन दोनों को वेग में परिवर्तन आएगा, और वह परिवर्तन मान लिया हमने v1 और v2 है। ठीक है, टक्कर के बाद इनका वेग। और यह है टक्कर से पहले। अब संवेग संरक्षण नियम कहता है कि यदि किन्हीं दो कणों की टक्कर करवाई जाए, ठीक है, दो या दो से अधिक भी कण हो सकते हैं, तो उनका टक्कर से पहले का कुल रेखीय संवेग टक्कर के बाद कुल रेखीय संवेग के बराबर होता है, यानी m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। यह नियम कहलाता है संवेग संरक्षण नियम। ठीक है, तो यह एस निर्देश तंत्र में लागू है। अब अगर हम एक दूसरे निर्देश तंत्र एस डैश की बात करें, ठीक है, तो एस के लिए हमारे पास समीकरण आई थी m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। अब अगर एस डैश में बात करें तो एस डैश निर्देश तंत्र में हमने मान लिया कि कोई दो कण है। ठीक है, उनका प्रारंभिक वेग u1 डैश u2 डैश है। ठीक है, टक्कर से पहले, और टक्कर के बाद इनका वेग हो गया v1 डैश और v2 डैश। ठीक है, अब हमें सिद्ध करना है कि क्या इनमें भी संवेग संरक्षण नियम लागू होता है। तो वेग के लिए हमने एस और एस डैश में एक रिलेशन देखा था, और वह रिलेशन क्या था कि वी डैश इज इक्वल्स टू वी माइनस वी। ठीक है, यह वेग
उस निर्देश तंत्र एस डैश का वेग है और वी नॉट एस में किसी कण का वेग और एस वी डैश एस डैश में वेग है। तो यहाँ से हमारे पास 4 समीकरण आ गई। कौन कौन सी? हम यहाँ से u वन डैश क्या हो गया, u माइनस वी, ठीक है। यहाँ से u आ जाएगा हमारा u इज इक्वल्स टू यू वन डैश प्लस वी, ठीक है। u1 की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार u2 की वैल्यू आ जाएगी, u2 बराबर हो जाएगा u2 डैश प्लस वी, और इसी प्रकार v1 की वैल्यू आ जाएगी v1 बराबर v1 डैश प्लस वी, और v2 हो जाएगा v2 डैश प्लस वी। अब अगर इन चारों का मान इस समीकरण में रख दें तो समीकरण में रखने के बाद हमारे पास नई समीकरण हो जाएगी m1 u1 डैश प्लस वी प्लस m2 u2 डैश प्लस वी इज इक्वल्स टू m1 v1 डैश प्लस वी प्लस m2 v2 डैश प्लस वी, ठीक है। यहाँ से इन दोनों का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा m1 u1 डैश प्लस m1v प्लस m2 u2 डैश प्लस m2v बराबर हो जाएगा m1 v1 डैश प्लस m1v प्लस m2 v2 डैश प्लस m2v, ठीक है। अब दोनों तरफ देखेंगे m1v m2v और m2v सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। फाइनल रिजल्ट हमारे पास आ गया m1 u1 डैश प्लस m2 u2 डैश इज इक्वल्स टू m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश और यह नियम कौन सा होता है? संवेग संरक्षण नियम। यानी कि एस निर्देश तंत्र में भी संवेग संरक्षण नियम लागू होता है और एस डैश निर्देश तंत्र में भी संवेग संरक्षण नियम लागू होता है, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए। अब संवेग संरक्षण सिद्धांत के बाद अगला सिद्धांत है ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। अब इसमें माना कि एस निर्देश तंत्र में दो कण है जिनका वेग u1 और u2 है, ठीक है। तो इन कणों की ऊर्जा क्या हो जाएगी? गतिज ऊर्जा हो जाएगी m1 u1 का स्क्वायर, ठीक है, हाफ m1 v1 स्क्वायर, और u2 की हो जाएगी m2 u2 स्क्वायर। टक्कर के बाद इन दोनों का वेग हो गया v1 और v2। पहले टक्कर के बाद इनकी ऊर्जा क्या हो जाएगी? हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस, और दूसरे की हो जाएगी हाफ m1 v2 स्क्वायर।
तो ये इनकी ऊर्जाएं होगी। अब ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत क्या कहता है कि टक्कर से पहले कुल ऊर्जा और टक्कर के बाद की कुल ऊर्जा दोनों बराबर होती है, यानी हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर बराबर हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर। ठीक है, यह सिद्धांत कहलाता है ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। तो यह एस फ्रेम में लागू होगा। अब हमें देखना है कि क्या यह एस डैश फ्रेम में भी लागू होगा। इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ। एस डैश में माना कि कोई दो कण u1 डैश और u2 डैश जिनका वेग है, ठीक है, टक्कर से पहले और टक्कर के बाद इनका वेग क्या हो जाएगा v1 डैश और v2 डैश। ठीक है, और वेग का संबंध क्या था, v डैश इज इक्वल्स टू v नॉट माइनस v। यहाँ से हम चारों समीकरण निकाल लेंगे चारों वेग की। और वो हो जाएगी, पहली है u1 इज इक्वल्स टू u1 डैश प्लस v, u2 इज इक्वल्स टू u2 डैश प्लस v, तीसरी है v1 इज इक्वल्स टू v1 डैश प्लस v, v2 इज इक्वल्स टू v2 डैश प्लस v। ठीक है, अब इनका मान समीकरण में रख देंगे। तो हाफ m1 u1 डैश प्लस v का होल स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 डैश प्लस v का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको मिटा देता हूँ, हाफ m1 v1 डैश प्लस v का होल स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 डैश प्लस v का होल स्क्वायर। ठीक है, ये लिख दिया। अब इनका होल स्क्वायर क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे, तो हो जाएगा हाफ m1, अंदर आ जाएगा हमारे पास u1 डैश का स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 2 u1 डैश v प्लस हाफ, इसी प्रकार इसमें आ जाएगा
अब यहाँ से अगर इन m1 को यहाँ पे गुणा करेंगे तो ये वी स्क्वायर, ये वी स्क्वायर और ये टर्म, ये चारों टर्म सब में सेम आ रही है, तो वी स्क्वायर की टर्म सब में कैंसिल हो जाएगी और हमारे पास ये दो टर्म बच जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों टर्म आ गई m1 u1 डैश स्क्वायर प्लस हाफ, हाफ की जगह ये हो जाएगा सिर्फ m1 u1 डैश v प्लस हाफ m2 u2 डैश स्क्वायर प्लस m2 u2 v बराबर हो जाएगा हाफ m1 v1 डैश स्क्वायर प्लस m1 v1 v प्लस हाफ m2 v2 डैश स्क्वायर प्लस m2 v2 डैश v। अब यहाँ से अगर इन दोनों को पास पास लिख दें तो हाफ m1 u1 डैश स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 डैश स्क्वायर प्लस हो जाएगा हमारे पास m1 u1 डैश v और m2 v2 डैश, इन दोनों में v कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया m1 u1 डैश प्लस m2 u2 डैश बाहर आ जाएगा v, बराबर वे में ऐसे सेम लिख देंगे। तो हो जाएगा हाफ m1 v1 डैश स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 डैश स्क्वायर प्लस m2 v1 डैश m1 प्लस m2 v2 डैश और इन सब के बारे में v। ठीक है, तो यहाँ पे ये m1 v1 m2 u2 क्या है, संवेग है। ठीक है, संवेग संरक्षण नियम से ये क्या हो जाएगा m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश के बराबर हो जाएगा। ठीक है, संवेग संरक्षण नियम से हमने देख लिया था। तो अगर ये इसके बराबर हो जाएगा तो ये टर्म और ये टर्म दोनों बराबर हो गई, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगी। और अब यहाँ से हमारे पास बच गया हाफ m1 u1 डैश स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 डैश स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ m1 v1 डैश स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 डैश स्क्वायर। और ये हमारा था ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। ठीक है, यानी एस में भी लागू होगा तो वह एस डैश में भी लागू होगा। तो संवेग संरक्षण और ऊर्जा संरक्षण दोनों समान रहते हैं, वो बदलते नहीं हैं, चाहे वह एस फ्रेम हो या एस डैश फ्रेम हो। अब वीडियो पॉज करके साथ के साथ नोट करते रहना। अब इसी में देख लेते हैं कि न्यूटनी अपेक्षता
यानी न्यूटोनियन रिलेटिविटी। यह नियम क्या कहता है? यह नियम कहता है कि कोई भी वस्तु निरपेक्ष वेग में नहीं हो सकती। निरपेक्ष वेग, ठीक है, यानी एब्सोल्यूट मोशन। हम अपने चारों तरफ जितनी भी गति देखते हैं वह सारी गति किसी न किसी के सापेक्ष गति होती है। यानी हम गति हमेशा किसी के सापेक्ष लिखते हैं, और वह किसके सापेक्ष होता है? वह निर्देश तंत्र के सापेक्ष होता है। और वह निर्देश तंत्र कितने भी प्रकार का हो सकता है, कितने भी निर्देश तंत्र हो सकते हैं। अब जैसे कि क्वेश्चन में हमें दिया जाता है कि कोई व्यक्ति पृथ्वी के सापेक्ष 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, कोई व्यक्ति प्लेटफॉर्म के सापेक्ष 3 मीटर पर सेकंड वेग से चल रहा है, कोई व्यक्ति नदी के बहाव की तरफ नदी के वेग के सापेक्ष 4 मीटर पर सेकंड चल रहा है। यानी उसका वेग किसी न किसी के सापेक्ष जरूर दिया गया होगा। अगर आप रुके हुए हैं तो किसी निर्देश तंत्र के सापेक्ष रुके हुए हैं, हो सकता है किसी दूसरे निर्देश तंत्र के सापेक्ष आप गतिमान हो, ठीक है। यानी न्यूटन ने बताया कि कोई भी गति निरपेक्ष गति नहीं हो सकती, गति हमेशा सापेक्ष गति होती है। और जड़त्वीय निर्देश तंत्र में न्यूटन की निश्चरता। यानी कोई एस फ्रेम है और दूसरा फ्रेम हमने मान लिया एस डैश, ठीक है। तो गति का प्रथम नियम कौन सा होता है कि वह अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, और अगर गतिशील है तो गतिशील रहेगी, ठीक है। तो यह नियम एस डैश में भी लागू होगा। दूसरा नियम था एफ इज इक्वल्स टू एम ए। तीसरा नियम था क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो यह नियम इसमें भी लागू होगा। और यह तभी होगा जब जड़त्वीय निर्देश तंत्र होगा। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में त्वरण दोनों अलग अलग हो जाएंगे, और त्वरण अलग होने से दोनों के बल अलग अलग हो जाएंगे, जिससे कि न्यूटन का दूसरा और तीसरा नियम लागू नहीं हो पाएगा, ठीक है। यानी कि निर्देश तंत्रों में न्यूटन के नियम की निश्चरता बनी रहती है अगर वह जड़त्वीय निर्देश तंत्र हो। ठीक, तो आज की क्लास में बस इतना ही। हमने निर्देश तंत्र पूरा कंप्लीट पढ़ लिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।